डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का मेन पर्पस है कि लो कॉस्ट में आप इफेक्टिव प्रोडक्ट्स दें टू इन्वेस्टर्स एंड रिटेल। आइडिया यही है कि आप अपने कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टर बेस बढ़ाएं। सेविंग्स का नंबर आपको पता है लेस देन 10% का नंबर है। इस नंबर को इवेंचुअली बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए आपको रिटेल बेस की बहुत ज़रूरत है। अगर 6 लाख अकाउंट्स को हम देखें तो इट्स लेस देन हाफ अ परसेंट ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन। इलेक्शन 2024 के महीने फरवरी में हुए हैं, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट सेट हो गई है, कैबिनेट डिसाइड हो गई है, तो उसके बाद हमने ये देखा है कि जो इन्फ्लेशन का नंबर भी कम आ रहा है, एक्सटर्नल साइड पे काफ़ी स्टेबिलिटी है, थोड़ा सा आवाम में कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी रेमिटेंसेस भी आती हैं, एक्सपोर्ट्स भी आपकी चलती है। अभी मार्केट में मोमेंटम आया है, इसमें आपका लोकल इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी बेस पे कि वो देख रहे हैं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड हालात बेहतर होंगे और जो वर्स्ट जो था वो टाइम गुजर चुका है। नाउ स्टेबिलिटी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी एंड वी विल बी बैक ऑन द ग्रोथ ट्रैक। पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी रिजिलियंट है। हमने देखा होगा कि हिस्टोरिकली जो है ना पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी रही है, डबल डिजिट में रही है और रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पिछले साल भी डिक्लेयर करें। स्टेट बैंक ने डिसीजन लिया अभी रेट्स रिड्यूस नहीं करें एंड स्टेट बैंक की तरफ से ये इशारा है कि वो दे विल वेट फॉर अ सूटेबल टाइम कि वो आपकी जो है जो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री और जो फ्यूचर रिस्क टू इन्फ्लेशन है वो कर्टेल हो जाए, उसके बाद जो है ये रेट कम करें। पहले देखें हमें इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लानी होगी, स्टेबिलिटी के बाद ग्रोथ लानी होगी। तो हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वी विल नॉट बी गोइंग राइट इनटू ग्रोथ फेज इमीडिएटली, बट वो एक थोड़ा स्टेबल पीरियड आएगा, स्टेबल के बाद ग्रोथ आएगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगले 2-3 साल जो हैं अच्छे होंगे और कंपनीज की ग्रोथ आती रहेगी ग्रेजुअली। PIA प्राइवेटाइजेशन भी पाइपलाइन में है, उसका जून का टारगेट दिया गया है, तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे भी कोई हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, तो वो एक फ़ौरन आपका इन्फ्लो वहाँ से भी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मैं रिसेंटली महाना के बारे में पढ़ रहा था लोकल मीडिया में, देयर इज़ अ लॉट बीइंग रिटन, सो मेरा ख्याल है दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस व्हाट इज़ महाना वेल्थ एंड साथ ही हम मार्केट को भी कवर कर लेते हैं, अपनी जो ऑन गोइंग मार्केट की परफॉर्मेंस है या हमारी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है या आने वाले दिनों में इकोनॉमिक आउटलुक क्या होगी। तो थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, वी कैन स्टार्ट विद लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो बेसिकली मैं कैपिटल मार्केट्स में रहा हूँ इन पाकिस्तान फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। मैं पहले लोकल एसेट मैनेजमेंट, लोकल बाई साइड पे रहा हूँ। देन आई बीन एसोसिएटेड विद टुंड्रा फाउंडर, जो कि एक फ्रंटियर इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उसमें वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान एंड अदर फ्रंटियर मार्केट्स। तो हम लोगों ने बेसिकली पाकिस्तान की मार्केट्स को 10 ईयर में, फिर बाकी जो रीजनल मार्केट्स हैं उनको भी कवर किया है। तो डिफरेंट सेक्टर्स देखे हैं, डिफरेंट पॉलिसीज देखी है, मैक्रोस देखे हैं। तो ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। उसके बाद हमने 2022 में महाना वेल्थ स्टार्ट करा था, और महाना वेल्थ जो है एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और उसमें आई एम द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। एक्सीलेंट। मुबश्शिर साहब, महाना वेल्थ क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान? बिल्कुल। महाना वेल्थ इज एक्चुअली द फर्स्ट डिजिटल ओनली एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन पाकिस्तान। महाना वेल्थ का जो है एक हमने, क्योंकि इंटरनेशनली हमने काफ़ी मार्केट्स देखी हैं, इंटरनेशनली हमने देखा है कि जो एक्टिव मैनेजमेंट से पैसिव मैनेजमेंट की तरफ एक
ट्रेंड चला था और फोकस गया था बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट, वो भी हमने पूरी, क्योंकि हमने प्रोसेसेस इंटरनेशनली देखे हैं तो वो हम उससे काफ़ी रिलेट करते हैं और हमें ये अंदाज़ा हुआ था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और सेविंग्स की तरफ अगर देखें तो काफ़ी काम होना है। बेस्ड ऑन दैट हमने कुछ रेगुलेटर से इंगेज करा डिफरेंट ऑन डिजिटल एसेट मैनेजमेंट की फ्रेमवर्क के ऊपर। तो बिकॉज डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का मेन पर्पस है कि लो कॉस्ट में आप इफेक्टिव प्रोडक्ट्स दें टू इन्वेस्टर्स एंड रिटेल। आइडिया यही है कि आप अपने कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टर बेस बढ़ाएं। तो हमने 2022 में थ्रू अ सैंडबॉक्स स्टार्ट करा था बिकॉज इट वाज अ न्यू आइडिया। और हमने फर्स्ट अपना फंड लॉन्च करा था इस्लामिक मनी मार्केट फंड, और वो फंड हमारा मार्च 2023 में लॉन्च हुआ था। अभी उसको 1 साल हो गए, और बिकॉज ऑफ द कॉस्ट जैसे मैंने बताया एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, द फंड ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल कंपेयर टू पीयर्स एंड द बेंचमार्क। इसमें मैं ये भी बता दूं कि ये जो फंड, जो कंपनी लॉन्च हुई थी, जो कंपनी स्टार्ट की थी, इसमें जो पार्टनर्स थे टुंड्रा फाउंडर पार्टनर्स थे। इस ग्रुप हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं और इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल फंड्स भी इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। जब आप डिजिटल ओनली एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे बैंक्स हैं वो भी डिजिटली उनके भी हम एसेट्स मैनेज कर सकते हैं डिजिटली। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह भाई बहुत बहुत रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि इसमें डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या है। डिफरेंशिएशन इस तरह है कि जो डिजिटल बैंक्स हैं वो तो डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज हो जाती हैं, ठीक है, और वो वही एक्सपीरियंस जो आपको बैंक की ब्रांच में मिलता है वो आपको डिजिटली थ्रू देयर ऐप और थ्रू देयर पोर्टल आपको देते हैं। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मगर वो खाली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे फोकस करती है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में हो गया कि यूजर जो है digital only without the need of talking to any individual और without the need of any paperwork अपना अकाउंट ओपन करते हैं डिजिटली, और उसमें उनको जो पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस होती है वो भी डिजिटली मिलती है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो आप कहते हैं कि इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करने का जो मैकेनिज्म है वो डिजिटली मौजूद होता है। अब इसमें ये होता है कि खाली डेटा कैप्चरिंग तक लिमिट नहीं है, क्योंकि एंड टू एंड हमने पूरा प्रोसेस डिजिटाइज किया है। उसमें आप डेटा कैप्चरिंग, जब डेटा इनका इंदराज करते हैं इन्वेस्टर, वहां से लेके अकाउंट ओपनिंग तक किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम देखें तो टुंड्रा फाउंडर जो है वो हैव बीन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन व्हाट वाज द इंस्पायरेशन बिहाइंड सेटिंग अप महाना वेल्थ? देखिए, एक फॉरेन इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव से भी एक चीज़ थी और एक लोकल मार्केट पर्सपेक्टिव से भी चीज़ थी। वो ये था कि पहले तो हमारे पास लेस देन मैंने ख्याल 6 लाख अकाउंट्स हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के इन पाकिस्तान, और ब्रोकरेज अकाउंट्स हमारे पास 3 लाख हैं, विच इज़ वेरी लो व्हेन जब हम बाहर के ममालिक से कंपेयर करें। एक वो रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर जो लोकल लोग हैं उनकी सेविंग्स नहीं है, तो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी में। एक ये रीज़न था कि हम उसको सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए हमने ये डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का तरफ हमने फोकस करा और वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि अब जो ज़माना है 90% 80% ऑफ द लोग जो है वो सोशल मीडिया ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन दरकार होती है उनको, और वो जब भी कोई सवाल होता है तो ऑनलाइन जाके उसका जवाब देखते हैं। तो अगर उनको हम एवरीथिंग, हम डिजिटल पूरी जर्नी दे दें विदाउट एनी ब्रेक, या आप कह दें एंड टू एंड डिजिटल जर्नी हो जाए, तो उसमें जो है आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है लोगों का। तो एक मेन ये इंस्पिरेशन थी। उसके अलावा जब हम फॉरेन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमने देखा है कि मुल्क के जो हालात हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अब विदाउट इंक्रीजिंग रिटेल इन्वेस्टर बेस, कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हमारी बहुत स्लो है और उसमें बहुत टाइम लगता है। इट्स वेरी लो एट द मोमेंट। सेविंग्स का नंबर आपको पता है लेस देन 10% का नंबर है। इस नंबर को इवेंचुअली बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए आपको रिटेल बेस की बहुत ज़रूरत है। अगर 6 लाख अकाउंट्स को हम देखें तो इट्स लेस देन हाफ अ परसेंट ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन, और जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है उसमें अराउंड 12 मिलियन फॉर्मल वर्कफोर्स है, और उससे जो अराउंड 60 मिलियन लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, अगर आप देखें फैमिली वाइज, हाउस होल्ड वाइज।
तो ये मेन इंस्पिरेशन थी इसकी कि आपका एक तो कैपिटल मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, और इवन फिर इस एंगल से फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। चले महाना वेल्थ पे बाद में आते हैं, हाउ इट कैन हेल्प आवर रिटेल इन्वेस्टर्स। लेकिन उससे पहले आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी और मार्केट को समझ लेते हैं। तो मैं पढ़ रहा था आपकी जो मार्च की फंड मैनेजर रिपोर्ट थी, तो आपने हाईलाइट किया था कि मार्च वाज अ मंथ ऑफ स्टेबिलिटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने अभी हमारी इकॉनमी को थोड़ा सा स्टेबल किया? अच्छा, जो पिछले मार्च को डिस्कस करते तो पहले पिछले कुछ महीनों का या क्वार्टर्स का अगर हम देखें रुझान, तो वो ऐसे था कि एक्सटर्नल फ्रंट पे काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी, कमोडिटी प्राइसेस का हमें प्रेशर था, उसकी वजह से हमारे 2022 से जो है हमारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो गए थे, और आपकी फिर लोकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत फेवरेबल नहीं था, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी। तो उस वजह से आपका इन्फ्लेशन, आपके जो भी मैक्रो नंबर्स थे, पॉलिसी रेट, ये सारे जो है ना ऑन ऑन द हायर साइड थे। अब गिवन के इलेक्शन 2024 के महीने फरवरी में हुए हैं, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट सेट हो गई है, कैबिनेट डिसाइड हो गई है, जो भी आपकी जो की पोर्टफोलियोज है वो असाइन हो गए हैं। तो उसके बाद हमने ये देखा है कि जो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का नंबर भी कम आ रहा है, एक्सटर्नल साइड पे काफ़ी स्टेबिलिटी है, थोड़ा सा आवाम में कॉन्फिडेंस आता है तो आपकी रेमिटेंसेस भी आती हैं, एक्सपोर्ट्स भी आपकी चलती है, और इकोनॉमी बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो चलता है, तो आपकी जो है कुछ मैक्रो फैक्टर्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट हमने देखी है, जो कि हमें लगता है कि अब गोइंग फॉरवर्ड अगर पॉलिसी मेकर अपने पॉलिसी कंटिन्यूटी या अपने एजेंडा पे बरकरार रहते हैं, तो ये जो है आपका गोइंग फॉरवर्ड बेहतरी आएगी। अभी अगर हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट देखें तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 38,000 से अभी मेरा ख्याल है 69 के पास है। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी यकीन नहीं आता, बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कहेंगे कि मैनिपुलेशन हो रही है। कुछ लोग जब उनको इंटरेस्ट की बात करें कि अभी तो फिक्स्ड इनकम वाले इस तरफ आए ही नहीं हैं, तो वो समझते हैं कि नहीं, मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है इंटरेस्ट रेट। तो आपके ख्याल में ये जो मार्केट की एक परफॉर्मेंस रही है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, आई वुड से अमेजिंग परफॉर्मेंस, इसकी क्या वजूहात रही है? जी बिल्कुल, इसकी दो तीन वजूहात हैं। पहले तो इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि पिछले एक साल में अगर मार्केट ने परफॉर्म किए तो उससे पिछले सालों में मार्केट ने परफॉर्म नहीं करा, और वो मार्केट की परफॉर्मेंस उस के बावजूद थी कि जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है हर साल कंटिन्यू रही है। कुछ पीरियड्स आते हैं, टफ आते हैं, जिसमें मार्जिन स्टेबलाइजेशन होती है, बॉटम लाइन इम्पैक्ट होती है, बट उसके बाद अगर हम आज की डेट में बात करें तो हमारे पिछले सालों में रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ हमने देखी है। और ये 2018 की पीक से कंपेयर करें या आज के टाइम में कंपेयर करें तो हमें जो कंपनीज हैं वो अपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे काफ़ी कम ट्रेड हो रही थी, विच वॉज जब 38,000 हम देखें तो इट वॉज रिकॉर्ड लो एट अराउंड लेस देन 4%। अब ये लेस देन 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग में था। अब लेस देन 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग को अगर हम कंपेयर करें, जो हमारा हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग है वो 8 से ऊपर है, कुछ पीरियड में वो 13 पे भी गया है, 2014 से 17 जो ग्रोथ पीरियड था। तो एक ये प्राइस टू अर्निंग वाला फैक्टर है, और दूसरा ये है कि जो अभी मार्केट में मोमेंटम आया है इसमें आपका जैसा मैंने पहले बताया, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो स्टेबिलिटी आई है, उस स्टेबिलिटी का रिजल्ट है कि लोकल इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी बेस पे कि वो देख रहे हैं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड हालात बेहतर होंगे, और जो वर्स्ट जो था वो टाइम गुजर चुका है, नाउ स्टेबिलिटी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, एंड वी विल बी बैक ऑन द ग्रोथ ट्रैक इन फ्यू क्वार्टर्स। आपके ख्याल में ये जो परफॉर्मेंस है ये मार्केट सस्टेन रखेगी, सस्टेन कर पाएगी? और दूसरा, क्या ये जो अपसाइड इसकी ट्रैजेक्टरी है ये कंटिन्यू करेगी? ज़ाहिर है आप रिसर्च हाउसेस में तो नहीं है बाकी स्टॉक ब्रोकर्स की तरह, आपका क्या ख्याल है कि ये जो टारगेट्स दिए हुए हैं बहुत सारे हाउसेस ने, 75, 80, 1 लाख तक, टेक्निकली मैंने उनको वैलिडेट किया हुआ है, बट आपका ओवरऑल क्या व्यू है, जो मार्केट की सस्टेनेबिलिटी है या अपसाइड ट्रैजेक्टरी है या जो भी मार्केट में लेवल्स हैं, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं?
बिल्कुल, देखिए मार्केट सस्टेनेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये जो उसका फंक्शन है वो है पॉलिटी कंटिन्यूटी पे, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। हमें तरह लग रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस है नई गवर्नमेंट का और जो भी डिसीजन मेकर्स हैं दे आर फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो वी थिंक ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी और जो अभी भी मल्टीपल्स हमारे हैं वो रीरेट होने के अच्छा रूम है मार्केट में। तो बेस्ड ऑन दैट जो हमने अब रिसर्च है जो सेंसाइड की रिसर्च है उसको जब हम देखते हैं हमें लगता है कि परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तो अराउंड साल के आखिर तक अगर तो पॉलिसी कंटिन्यूटी रहती है, कोई एक्सटर्नल शॉक्स नहीं आते, कमोडिटी प्राइसेस कुछ मैनेजेबल सिचुएशन में रहती हैं, तो 80-85,000 साल के आखिर तक पॉसिबल है। और अभी जो इमीडिएट मेरा ख्याल है एक न्यूज़ भी है या जो एक चीज़ है पाकिस्तान उस पे काम कर रहा होगा वो आईएमएफ है। तो आपके ख्याल में आईएमएफ का जो ये करंट प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है इसको किस तरह शेप करेगा आने वाले दिनों में या लेट्स से 2024 में? बिल्कुल। अच्छा, जो आईएमएफ का प्रोग्राम पे जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था वो तो अब हमारी जो रिसेंटली हमारी जो टॉप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो कंक्लूड हो चुका है। और इसका जो मेन पर्पस था वो था वही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना कि आपको एक्सटर्नल फ्रंट पे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए डॉलर्स की अवेलेबिलिटी में, जो कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके कुछ चीज़ें कंट्रोल कर ली थी और हमारे लिए इंटरनेशनल डेट मार्केट टैप करना मुमकिन नहीं था पिछले 1 साल 1.5 साल पहले की जब हम बात कर रहे हैं। वो चीज अब वो टाइम हमारे ऊपर से गुजर गया। अब मोस्ट लाइकली हम एक और आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे, जिससे वो तो आईएमएफ का प्रोग्राम बहुत लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि हमारा जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो वो हमें बहुत दो भाव पे चलना पड़ता है। उसमें ये होता है कि आपकी फिस्कल बैलेंस होगा उसको भी मैनेज करना, एक्सटर्नल बैलेंस होगा उनको भी मैनेज करना। अब उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये नहीं ना बहुत स्ट्रॉन्ग आपको है ना आईएमएफ बताते हैं कि आपने ये मेजर्स लिए हैं तो टैक्स की जीडीपी बढ़ाएंगे और कुछ आपके रेमेडियल मेजर, क्योंकि देखो मसलों का मसले जो है हम सबको पता है कि ये प्रॉब्लम्स है, टैक्स कलेक्शन कम है और आपकी जो है ना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं बढ़ रही, मतलब जो है ग्रोथ को चाहिए, ग्रोथ को लिमिट भी करती हैं चीज़ें। अब ग्रोथ को लिमिट अब पहले आप इन चीज़ों को टॉकल करेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन पे फोकस करेंगे और फिर आप ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम में हमें कुछ डिलीवरेबल टारगेट्स मिल जाते हैं। वो उसका हम लोग हमारे जो है ओवरसाइट रहती है आईएमएफ की, और उस ओवरसाइट के तहत हम पे कंटिन्यू करते तो हमारे टारगेट्स अचीव करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। एक प्लान के तहत चलते हैं बेसिकली। अभी गोइंग फॉरवर्ड यही एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाएंगे रेवेन्यू कलेक्शन पे और उसको नए नए प्रोग्राम में आने के लिए, और फिर हम जो है आपकी फिस्कल साइड थोड़ी बेहतर होगी। अभी मूडी ने पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं इनकी रेटिंग को रिवाइज किया है। ये जो रिवीजन है इसका पाकिस्तान के लिए और जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इसके लिए इनके लिए क्या मतलब है इसका? देखिए पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी रिजिलियंट है। हमने देखा होगा कि हिस्टोरिकली जो है ना पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी रही है, डबल डिजिट्स में रही है और रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पिछले साल भी डिक्लेयर करें। अब इसका गोइंग फॉरवर्ड ये जो मूडीज़ की जो रेटिंग थी इसका मेन फैक्टर मैंने जो मेरा ख्याल है ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे इम्प्रूवमेंट हुई है अब वो एक फैक्टर था। उसकी वजह यह है कि जब मुल्क के ऊपर अगर नेगेटिव आउटलुक होगा तो बैंकिंग सेक्टर इज द मेन सेक्टर विच गेट्स इम्पैक्टेड। उस पर वजह हो सकती है कि आपके लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो या आपके लोकली जो है ग्रोथ नहीं हो रही तो आपके डिफॉल्ट रेट्स बहुत बढ़ जाए। तो इन फैक्टर्स की वजह से अब मतलब क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक हालात थोड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं तो मूडीज़ ने रेटिंग को अपग्रेड करके स्टेबल आउटलुक कर दिया है। अब हमारे वैसे अगर बैंकिंग सेक्टर को देखें तो हमारे जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो काफ़ी कंट्रोल्ड है। सारे जो मेजर बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, उन सब के जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज है वो बहुत अच्छे लेवल्स पे होते हैं, उनका अच्छा बफर होता है। तो जो कोई अगर कोई छोटे शॉक्स आते हैं विद इन द इकोनॉमी तो द बैंकिंग सेक्टर कैन बेयर इट। लोकल इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि जो भी बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो वो उसमें कोई कंसर्न नहीं है, कॉज ऑफ कंसर्न इवन फ्रॉम अ डिपॉजिटर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हम दो तरह के ग्रुप्स देख रहे हैं। कुछ समझते हैं कि स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने स्टार्ट कर देने चाहिए
और कुछ हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। अली खिज़र साहब से बात हुई थी पॉडकास्ट रिसेंटली, तो उनका भी ख्याल था कि ये इतना इजी नहीं होगा स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना अभी। आपका क्या व्यू है कि जो अभी स्टेट बैंक ने रिसेंटली नहीं बढ़ाया उसका रैशनल क्या है, और आप कब तक देख रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट की जो ट्रेजेक्ट्री है ये डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी? इंटरेस्ट रेट का बेसिकली जो है, अब हम काफ़ी टाइम से हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो मोर देन 20% चल रही थी, और उसकी वजह से हमारे जो स्टेट बैंक है उसने 22% का पॉलिसी रेट मेंटेन करा हुआ था। अब रिसेंटली क्योंकि एक हाई बेस इफेक्ट होता है वो कुछ टाइम बाद किक इन होता है, उसकी वजह से अब हमारी इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ गई है, और अभी मेरा ख्याल है कुछ 20-22 महीने बाद जो है हमने पॉजिटिव रियल रेट्स देखे हैं हमारी पाकिस्तान की मार्केट में। बट इसके बावजूद जो हमें लगता है कि जैसे मैंने कहा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हमें जाना है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं जो कि टैक्स कलेक्शन की तरफ आ सकते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है आपकी इन्फ्लेशन पे गोइंग फॉरवर्ड, जो कि एक सेकेंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन हो सकता है। उस इन्फ्लेशन को फोर्सी करके मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ने डिसीजन लिया अभी रेट्स रिड्यूस नहीं करें, एंड स्टेट बैंक की तरफ से ये इशारा है कि वो दे विल वेट फॉर अ सूटेबल टाइम, कि वो आपकी जो है जो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री और जो फ्यूचर रिस्क टू इन्फ्लेशन है वो कर्टेल हो जाए, उसके बाद जो है ये रेट कम करे। मुझे लगता है कि जून से पहले, जून में शायद हो, वरना जून के बाद ही रेट कट होंगे, जो ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उनको जब चार्ट वगैरह दिखाएं ना तो वो समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स के नीचे आने को मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुकी है, जबकि मेरा ख्याल है कि 22% से अगर ये अपने मीन पे आता है, एवरेज पे आता है, जो 10 भी हो सकता है, 12-13 भी हो सकता है, तो उसको तो इतनी जल्दी मार्केट प्राइस इन नहीं कर सकती ना। तो आपका व्यू क्या है इस बारे में? क्या आप मशवरा देंगे जो कि फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय पीछे हट जाते हैं कि नहीं जी मार्केट तो ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है और मे बी ये मैनिपुलेशन हो रही हो? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है कि मार्केट ने टू अ सर्टेन एक्सटेंड रेट कट को प्राइस इन तो करा था शुरू में, जब हमारी टी बिल की और सुकूक्स की यील्ड्स कम हुई थी, तो 1-1.5% के अराउंड 20-21% की रेंज में आ गई थी। मगर अभी भी अब जैसे क्योंकि सुकूक की यील्ड्स और जो टी बिल की फिक्स इनकम यील्ड्स हैं वो अभी भी उसी रेंज में चल रही है 21% के अराउंड। तो जैसा आपने कहा कि अभी इसमें जब कट होगा तो उसमें नीचे रेट आने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, और उसके बेसिस पे हमारा जो मनी मार्केट फंड्स और फिक्स इनकम फंड्स हैं उधर से कन्वर्जन आ सकती है इक्विटी मार्केट में, प्रोवाइडेड कि हम जो है एक ग्रोथ फेज एंटर कर रहे होंगे। हैविंग सेड दैट, हमें लगता है कि जो स्टेट बैंक का रेट कट्स होंगे बहुत अग्रेसिव नहीं होंगे, जैसे कि हमने जो आपने बात सही की कि हिस्टोरिकल अगर मीन देखें तो अराउंड 10% होगा, 12% होगा, मगर हमें लगता है कि उस लेवल पे तो हम नहीं जाएं, बट अगले 1-1.5 साल में हम 15% के अराउंड आ सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस और एक जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी इंप्रूव होगी। उसका रिजल्ट जो है हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, और हमारा कैपिटल जो है मनी मार्केट और फिक्स इनकम एसेट क्लास से शिफ्ट होगा इक्विटी में, जो कि अभी भी मेरा ख्याल है 70% हमारे इन फंड पे पड़ा हुआ है। जी, ये भी एक पॉइंट है कि अभी तो जो फिक्स्ड इनकम की तरफ लोग हैं उनके लिए तो इतना कोई आने की रीज़न भी नहीं है कि वहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करते वो लोग। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये काफ़ी बेटर है, लेकिन अभी तो बच्चों को भी पता है कि पाकिस्तान बूम एंड बस्ट के चक्कर में फंसा हुआ है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी वही एक साइकिल में पूरी कौम ही फंसी हुई है। तो अगर हम ये कैड की तरफ आएं, करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ से, तो आपके ख्याल में ये कितना सस्टेनेबल है इन लेवल्स पे इसका रहना? देखिए, अभी जो हमारे पास मार्च का नंबर है, मार्च का फरवरी का नंबर है मार्च में, उसमें तो हमने करंट अकाउंट सरप्लस क्लोज करें, मगर जो है ये सस्टेनेबल तो नहीं है। उसकी 2-3 वजूहत हैं कि अभी देखिए रमज़ान का एक फैक्टर है, तो मार्च का नंबर भी तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट बेहतर आएगा, और रमज़ान में क्योंकि जो रेमिटेंसेज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। मगर मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड, अब क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली हमने देखा है कि दोबारा अपर ट्रेंड पे चली गई हैं, तो कुछ प्रेशर एक्सटर्नल साइड पे रहेगा, करंट अकाउंट में रहेगा उसको, और ये जो है हम साल का डेफिसिट अराउंड 3 बिलियन का अगर हम नेक्स्ट ईयर का देखें,
प्रोवाइडेड कोई एक्सटर्नल और कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीजेस ना हो कमोडिटीज़ में, तो अराउंड 3 to 6 बिलियन की रेंज में हमारा डेफिसिट होना चाहिए। क्योंकि अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से थोड़ी इंपोर्ट भी कर्टेल करी हुई है। अगर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस वाकई बहुत इंप्रूव करना है तो वी नीड टू सी सस्टेन्ड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एंड सर्विस। आपने अभी इन्फ्लेशन को भी मेंशन किया था और अभी आपने क्रूड ऑयल को भी मेंशन किया, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं, ज़ाहिर है वो भी प्रेशर डालेगा इन्फ्लेशन पे। तो अभी जो हम नंबर्स देख रहे हैं इन्फ्लेशन के आ रहे हैं, आपके ख्याल में ये वही बेस इफेक्ट है इसका कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन हमारी पीक हो चुकी है? आप कैसे देखते हैं इन्फ्लेशन को गोइंग फॉरवर्ड? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि बेस इफेक्ट की वजह से, हाई बेस इफेक्ट का हमारी जो प्राइसेस थी वो एक देखें, जब एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं तो हमने पेट्रोल प्राइसेस की एडजस्टमेंट करी जो कि बीच में 300 से ऊपर हो गई थी, और वो एडजस्टमेंट करने के बाद अब एक टाइम होता है वो प्राइसेस एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी इकोनॉमी में। हमारे डेटा सेट्स अगर देखें तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो है एक थोड़ा सा एक ब्रीदर मिलता है इकोनॉमी को, जो कि हम हाई बेस इफेक्ट के फॉर्म में देख रहे हैं। और अब जैसे ऑयल प्राइसेस हैं, हमारे पिछले मंथ भी इंक्रीज हुई थी थोड़ी थोड़ी, अब हमें लग रहा है कि दोबारा प्रेशर बिल्डअप होगा, बट वो एक फैक्टर है जो कि हमारी इन्फ्लेशन में रहेगा बिल्कुल। और फर्दर अगर कोई टैक्स के मेजर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हम टैक्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ाने के IMF ने तजवीज़ की है, और भी प्रोडक्ट्स पर अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो वो इफेक्ट भी आपकी इन्फ्लेशन में नज़र आएगा। तो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन बिल्कुल हाई बेस इफेक्ट आपको सपोर्ट तो करेगा, मगर थोड़ा बहुत जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होंगे उसका रिजल्ट भी आएगा इन्फ्लेशन में, तो बहुत ज़्यादा डिसेलरेशन नहीं होगी। मुबशर साहब, जस्ट टू समराइज, आपको आने वाले दिनों में या नियर फ्यूचर में पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक कैसी लग रही है? क्या हम वो जो एक बूम बस्ट आता है, बस्ट से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं? क्या हम बूम की तरफ अभी रवां दवां हैं? आप कैसे देखते हैं इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक को? जी देखें, मेरा ख्याल है हम बस से तो निकल आए हैं। मैंने जैसे बताया कि इन आर ओपिनियन वी आर सीन द वर्स्ट राइट नाउ। जो है क्योंकि देखिए पॉलिसी मेकर्स को भी एहसास है सिचुएशन के में या मैग्नीट्यूड का कि किस सिचुएशन में हम लोग हैं, और जो काफ़ी इफेक्टिवली इस पे काम हो रहा है कि क्या मेजर लिए जा सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अब पहले देखें हमें इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लानी होगी, स्टेबिलिटी के बाद ग्रोथ लानी होगी। तो हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वी विल नॉट बी गोइंग राइट इनटू ग्रोथ फेज इमीडिएटली, बट वो एक थोड़ा स्टेबल पीरियड आएगा, स्टेबल के बाद ग्रोथ आएगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगले 2-3 साल जो हैं अच्छे होंगे और कंपनीज की ग्रोथ आती रहेगी ग्रेजुअली। क्योंकि अब जैसे स्टेबिलिटी फेज आएगा उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगी, और फिर ग्रोथ फेज आएगा तो उसमें एडेड डिमांड आएगी आपकी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगी, जॉब क्रिएशन होगी। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनको कौन सी कोई चीज़ें हैं जिसके दे हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द इकोनॉमिक आउटलुक नियर फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में? कौन सी ऐसी चीज़ें आप बताएंगे कि दे हैव टू बी विजिलेंट अबाउट, कॉन्शियस अबाउट? एक तो बजट आने वाला है, उसमें शायद थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या पॉलिसीज़ आती हैं, किस तरह का बजट आता है, वो भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी मार्केट में। आपके ख्याल में अगर कोई मशवरा दें, तो मुझे इकोनॉमी का इतना पता नहीं है, तो बट हाउ कैन आई स्टे अ बिट कॉन्शियस अबाउट द डेवलपमेंट्स? देखिए, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट आने वाला है, तो बजट में क्या मेजर्स लिए जाते हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स पे, उनको देखना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंदिया है कि बहुत हार्श बजट नहीं होगा, मगर कुछ जो ज़रूरी फैसले वो करने पड़। इसकी अगर हमें देखना चाहे अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें दें एक जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल फैक्टर्स से देखना होगा। डोमेस्टिक फैक्टर्स तो हमारे थोड़े बहुत सबसाइड होगा अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें। एक वो चैलेंज रहता हो देखा तो दोबारा एक्टिविटी शुरू हो जाओ, जो वो चैलेंजेस हो। अदर तो नहीं, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के देखें जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनती है, अब ऑयल प्रोसेस के ऊपर हो गया, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे रहते हैं, आपका IMF प्रोग्राम हो गया, आपकी बायोलॉजिकल सपोर्ट होती है, जैसे कि आपकी आप काफ़ी हमने एंटिसिपेट किया हुआ कि सऊदी अरेबिया विल बी इन्वेस्टिंग इन लिस्टेड कंपनी इन पाकिस्तान, वहाँ से थ्रू इन्वेस्टमेंट हमें सपोर्ट मिल रही होगी।
तो वो चीज़ें मटीरियलाइज होना शुरू होंगी तो इट विल बी अ पॉजिटिव, बट जितना जितना इनमें डिले आता रहेगा तो फिर हमें क्लैंस की तरफ जा रहे होंगे एक्सटर्नल साइड पे, तो ये हमें थोड़ा सा इवेंट्स को वॉच वॉच करना पड़ेगा। एक्सीलेंट। आपकी नज़र है ये जो यूएई ने या सऊदी ने प्लेज किया था कि वो कुछ इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि जो कुछ पीएसएक्स के स्टॉक्स हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था, बट एनी न्यूज़ के वो मटेरियलाइज हुई थी चीज़ या नहीं? अब अभी इस पे कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है अभी। अब जैसे कि अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो गए हुए हैं आप सऊदी अरेबिया के विजिट पे भी गए हुए हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि मटेरियलाइज हो जाएगी, मगर उस पर कोई फर्दर न्यूज़ नहीं रहा है। सेकेंडली हम जैसे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की पाइपलाइन में है, उसका जून का टारगेट दिया गया है, तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे भी कोई हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, तो वो एक फॉरेन आपका इन्फ्लो वहाँ से भी आ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अब इसको विद टाइम ये देखते हैं मटीरियलाइज होता है। मेरा ख्याल है जिस तरह के पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात हैं अभी तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन में। पहले तो कुछ अपोजिशन आती थी, अभी तो मेरा ख्याल है ये आराम से हर चीज़ को OLX पे डाल सकते हैं, बेच दें सारी चीज़ें, इजी है अभी। बिल्कुल ऐसे ही है एक्चुअली ये टाइम अब, क्योंकि ये आपका कैसे थोड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन गया है और जो है सारे डिसीजन मेकर्स ऑन पेज है कि इकोनॉमी को रिफॉर्म किया जाए, तो ये जो सारे मुश्किल फैसले ये करने का यही वक्त है, ठीक वक्त है, और इसमें आप जो है काफ़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर इन लोगों ने इस पर कंटिन्यू रखा। तो हमें लगता है कि ये चीज़ें हो जाएंगी और इसके रिजल्ट्स फिर आपको आने वाले क्वार्टर्स में नज़र आएंगे। जी बिल्कुल, मैं तो गांव से हूं, तो हमारे गांव में कहावत है कि जब बैल आपका कुएं में गिर जाए ना, तो जो भी काम करने हैं ना अपने बैल के साथ वो कर लें, दैट इज द राइट टाइम। वैसे ही ये कर सकते हैं जो भी इन्होंने करना है। चलें, कमिंग बैक टू आवर महाना वेल्थ, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हाउ कैन वी स्टार्ट आवर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी विद महाना वेल्थ? हम रिटेल इन्वेस्टर्स को जो हम सजेस्ट करते हैं वो एक तो जनरल रूल है, वो ये है कि यू शुड स्टार्ट अर्ली। मतलब एक अगर नौजवान है उसको चाहिए वो नौकरी पे आए, वो उसको जो है ना सेविंग शुरू कर देनी चाहिए कम एज से, और उसका फ़ायदा ये होता है उसके आने वाले सालों में जब उसकी एज बढ़ती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो वो देखता है कि वो इज़ इन अ मच फाइनेंशियली सिक्योर पोजिशन। उसमें सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जब भी आप इन्वेस्ट करें आप अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस को इवेल्युएट करें कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपके मंथली अखराजात कितने हैं, आपको जो है सेविंग करनी है तो आपके कितने टाइम आप रख सकते हैं। आइडियली जो इन्वेस्टर हैं उनको चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म उस पर ध्यान दें, लॉन्ग टर्म सेविंग्स पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल सेविंग्स में ध्यान दें। उससे ये होगा कि आपके जो है वैल्यू बढ़ेगी। अभी लोग बहुत सारे हमारे मार्केट में, हमारे मुल्क में लोग होते हैं जो चाहते हैं कि क्विक वर्क मिल जाए, मतलब आज सेव करें 3 महीने बाद को बहुत अच्छा हमें जो है ना वैल्यू डबल हो जाए, उसमें फिर जो है बहुत दफ़ा वो ये सिचुएशन काम नहीं आती। तो हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपनी पर्सनल सर्कमस्टांसेस एवेल्युएट करनी चाहिए विद अ व्यू कि हम 1 साल 2 साल 5 साल एटलीस्ट इन्वेस्ट करें। आइडिया नहीं तो हम कहते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टिंग जो है एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, एंड कोई भी एक रूल सब पे तो अप्लाई नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली वली ख़ान की पॉडकास्ट पे मैं गया था, तो वहाँ भी हमने यही डिस्कस किया था कि जो इन्वेस्टिंग जर्नी है ये आपको अपनी सिचुएशन को देख के स्टार्ट करनी चाहिए। मे बी आपकी नीड्स डिफरेंट हैं मेरी नीड से, तो आपको अपनी नीड्स को सामने रख के, ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि उन सेक्टर्स को थोड़ा सा स्टडी करें? मैं भी एक सीरीज़ कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स। रिसेंटली रिफाइनरीज़ को एनालाइज किया है, OMCs को एनालाइज किया है, आने वाले दिनों में दूसरे भी करेंगे। तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों में प्रॉमिसिंग लग रहे हैं? इसमें देखें जो आने वाले दिनों में अगर प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हम देखें तो हमें लगता है कि जो सेक्टर्स हैं जिस पे एक्सटर्नल शॉक्स का इम्पैक्ट कम होता है उनमें फोकस रखना चाहिए। अभी आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपके एनर्जी सेक्टर हो गया, ये इसकी क्योंकि अर्निंग ग्रोथ और हाई डिविडेंड यील्ड है,
तो एक आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है कि अगर मार्केट नहीं भी चल रही तो आपको एक अच्छी डिविडेंड इनकम सालाना मिलती रहती है। उसके अलावा हमें लगता है कि जब जैसे जैसे हम ग्रोथ की तरफ जाना शुरू होंगे तो जो सिक्लिकल सेक्टर है, जो ग्रोथ ड्रिवन होता है, जिसमें डिमांड का काफ़ी इम्पैक्ट होता है डोमेस्टिकली, जैसे कि सीमेंट हो गया और स्टील हो गया, उसमें भी हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगी जैसे जैसे डिमांड रिकवर करती है और ऑन द कॉस्ट साइड आपकी कॉस्ट कंट्रोल होती है और आपके बोरोइंग कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि कंपनीज ने काफ़ी पिछले 2-3 सालों में डीलेवरेजिंग भी कर ली है सीमेंट कंपनीज ने, तो वो अच्छी पोजीशन में है। अच्छा, हमने ऑलरेडी बात भी की है थोड़ी सी फिक्स्ड इनकम पे, तो आपके ख्याल में अगर आप ऑडियंस को बताएं कि राइट टाइम कब होगा जब हमें अपनी फिक्स्ड इनकम से लो रिस्क से हाई रिस्क की तरफ आना चाहिए। काफ़ी सारे तो ऑलरेडी होंगे, शफल कर लिया होगा, बट आपके ख्याल में एक थोड़ी सी मेच्योर स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए मेच्योर स्ट्रेटेजी, क्योंकि अब हम डेटा पॉइंट्स फॉलो कर रहे होते हैं तो हम तो ये रेकमेंड करते हैं कि ओवर टाइम हम ग्रेजुअली जो है शिफ्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट कट्स एक्सपेक्ट कर रही है, मगर मैंने दूसरी बात ये कही थी कि कट बहुत अग्रेसिव नहीं होगा हमारे हिसाब से। तो जो इन्वेस्टर्स एक्चुअली मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, दे कैन एक्चुअली स्टार्ट कन्वर्टिंग पार्शियल अमाउंट्स फ्रॉम देयर मनी मार्केट और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो इनटू एक्विटीज। उसकी एक वजह है कि इक्विटी की परफॉर्मेंस ऑलरेडी अच्छी है और आपको फिक्स्ड इनकम जितना है उससे ज़्यादा का रिटर्न वैसे ही मिल जाएगा। और जब आपको लगता है कि रेट कट्स अग्रेसिव हो सकते हैं या रेट कट का पेस बढ़ सकता है, लेट्स से व्हेन वी आर हेडिंग इनटू जून, बजट के आसपास, बजट के बाद, या फिर हम जुलाई में अगर रेट कट एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि फिर और एक थोड़ा यूफोरिया मार्केट में आ सकता है। मुबशर साहब, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कि महाना वेल्थ हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं टू मैनेज देयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं। तो अगर एक आप डिटेल से एक काइंड ऑफ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बता दें कि किस तरह लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ये सिर्फ वेबसाइट पे है या एप्लीकेशन भी है, किस तरह अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड हाउ टू मैनेज आवर फंड्स, डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, अगर आप एक लिल बिट डेमो दे दें हमें। अच्छा, इसमें जो है अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल डिजिटल है। हमारा वेब पोर्टल है mahana.com, उस पर आके यूज़र जो है साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद उनके बेसिकली जो इनिशियल अकाउंट ओपनिंग होती है उसके लिए खाली उनका CNIC चाहिए होता है और IBAN नंबर चाहिए होता है। बेस्ड ऑन दिस वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेस्ड पर उनका अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट ओपन करने के लिए जो है वो उनको एक डिफरेंट एक उनको CDC की ID मिल जाती है, जिसमें डायरेक्ट वो अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अपने कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो ये आपका बेसिक मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी बता दी। दूसरा ये है कि हमने इनिशियली जो हमारा प्लान है कि लोगों को, क्योंकि सेविंग का कल्चर इनकलकेट करना है और यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टर एजुकेशन में काफ़ी लैक करते हैं लोग, तो हमने बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, हमने सिंपल लो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाए हैं ताकि लोग जो है बआसानी इसमें सेव कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि कोई अगर आप पोर्टल पे जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपको मैं 10-15 प्रोडक्ट्स दे दूँ तो यू विल बी कंफ्यूज कि मैं किस फंड में डालूँ, किस फंड में किस वक्त स्विच करूँ, कंफ्यूजन होता है परफॉर्मेंस। तो हम लोगों ने एक लो रिस्क मनी मार्केट इस्लामिक फ़ंड लॉन्च किया है और एक हमने महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF लॉन्च करा है जो कि एक्विटी ETF है, PSX पे लिस्टेड है। वो आप PSX से डायरेक्ट भी ले सकते हैं या अगर आपका ब्रोकरेज अकाउंट नहीं है तो आप हमारे पोर्टल के थ्रू आके उस प्रोसेस को भी पूरा कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपकी 2 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारा जो प्लान है वो एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट का है जो कि हम आने वाले दिनों में लॉन्च करेंगे। तो जो वेबसाइट पे एक आ रहा है कि एक क्यू आ रही है, वो रिटायरमेंट प्रोग्राम के लिए? नहीं, वो बेसिकली अभी जैसे मैंने लॉन्च करा था एक टेस्टिंग फेज़ में, सैंडबॉक्स के थ्रू लॉन्च करा था, तो हम टेस्टिंग फेज़ में थे। हमने काफ़ी जो ओवरऑल इंडस्ट्री का टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस कैपेबिलिटी का नहीं था कि उसको जो है ना हम एडवांस हम जो है सबके लिए ओपन कर दे, तो हमने उसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स किए, काफ़ी कंट्रीब्यूट करें इन दैट बिल्डिंग दैट टेक स्टैक। अब वो हम जो है उसको यूजुअली वेट लिस्ट के थ्रू यूज़र्स को ऑनबोर्ड करते हैं तो यूज़र के पास 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से जो है ना मनी मार्केट फंड
और जो इक्विटी ETF है वो इन्वेस्टर्स अभी कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड जो है वो आने वाले दिनों में अवेलेबल हो। नेक्स्ट वीक मेरी पॉडकास्ट है मतियस के साथ भी फ्रॉम टुंड्रा CIO। लोगों को पाकिस्तान में काफ़ी पता है टुंड्रा के बारे में और कौन सी कंपनीज में वो इन्वेस्टेड हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो कोई कोई अपनी फेवरेट पाकिस्तान की कंपनीज बताएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स एंड ऑल। ओवरऑल आपको कौन सी कंपनीज पाकिस्तान में अच्छी लगती हैं कि जिनमें बंदे को इन्वेस्टेड होना चाहिए? और देखिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि वही बात है कि जिस जहाँ पे कंपनीज पे कोई कम्पिटिटिव एज हो, हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें, ना कि जो है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो बेस्ड ऑन टिप्स कुछ पेनी स्टॉक्स में चले जाते हैं क्योंकि आज एक स्टॉक बढ़ रहा है तो वो उसमें चले जाएंगे, दूसरे दिन दूसरे में चले जाएंगे। इन्वेस्ट जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए रादर देन डे ट्रेडिंग। और जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको होता है कि एटलीस्ट आप एक कंपनी में उस कंपनी में पैसा लगाएं जिस कंपनी में आपको ट्रस्ट है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है एक्चुअली जो अच्छी क्वालिटी नेम्स हैं, जैसे कि आपका हो गया एक कंज्यूमर नेम अगर माइंड में आता है तो नेशनल फूड्स हो गया, वो एक अच्छी कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। आपके जो है IT सेक्टर में आपके सिस्टम्स लिमिटेड हो गया जिसने इंटरनेट पाकिस्तान में मैसिव ग्रोथ शो करी है और इंटरनेशनली वो एक्सपैंड कर रहे हैं इन डिफरेंट रीजन, इन डिफरेंट मार्केट्स दे आर ओपनिंग देयर लोकल ऑफिस ताकि उस मार्केट में पेनिट्रेट करें। उसके अलावा आपकी जो है टेक मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में हम जैसे इंटरलूप है हमारी टेक्सटाइल, अब क्योंकि पाकिस्तान जो है एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग नेशन माना जाता है तो उसमें हमें लगता है कि जो इंटरलूप लिमिटेड है वो एक काफ़ी अच्छा उसने प्रोग्रेस करी है ओवर द ईयर्स देयर टू बी द वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री। और हमें लगता है कि वो उसका भी फ्यूचर जो है अच्छा है प्रोवाइडेड दे कंटिन्यू टू reinvest in their production capabilities and expanding the market। तो ये मैंने आपको 2-3 नाम बता दिए बट और भी काफ़ी कंपनीज हैं ऐसे तो। अच्छा, किसी ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था कि सिस्टम का क्या व्यू है। तो मेरे ख्याल में चूंकि ये इन्वेस्ट भी कर रहे हैं बाहर और शायद अपने ये फंड्स भी नहीं ला रहे होंगे डॉलर वगैरह, तो क्या इस वजह से इसकी जो हम स्टॉक अप्रिसिएशन है वो इतनी नहीं नज़र आई? ओवरऑल तो मेरा ख्याल है दे आर डूइंग वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये जो सिस्टम लिमिटेड है इसकी आपने परफॉर्मेंस देखी होगी तो ये 2000 पेंडेमिक के दौरान एक्चुअली 2020 में से जब ये परफॉर्मेंस शुरू हुई थी तो 1-1.5 साल 2 साल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। और वो ये था कि डिजिटाइजेशन की तरफ रुझान एक तरफ से इन्वेस्टर्स का भी बढ़ गया था और कस्टमर्स का भी बढ़ गया था, जो कि हमने ग्रोथ इनकी फाइनेंशियल्स में भी देखी थी। उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से आई क्योंकि इनके डॉलर लिंक्ड और इंटरनेशनल रेवेन्यूज होते हैं, एक्सपोर्ट रेवेन्यूज होते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स तो कंपनी ने ग्रो तो किया है और आज भी कंपनी जो है कॉन्फिडेंट है ग्रो करने में गोइंग फॉरवर्ड। मार्जिन पे थोड़ा सा देखें क्योंकि जब आपके जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, अब कौन सा इंटरनेशनल फैक्टर किस कंपनी में कितना इम्पैक्ट करता है वो देखना पड़ता है। बट इनका टेम्परेरी ये है कि क्योंकि करेंसी में जैसे हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है, हमारा जो है 288 से 278 हो गया डॉलर, उससे पहले 300 से कम हो गया है। तो करेंसी अप्रिशिएट होने की वजह से उनको थोड़ा मार्जिन पे रिलेटिवली देखते हैं तो मार्जिन पे कुछ प्रेशर आता है जिसकी वजह से जो कि हमारे नज़र में टेम्परेरी है। और वो फिर आगे जाके जो है अगर आपके टॉप लाइन आपका बिजनेस कंटिन्यू रहता है तो वो आपको ओवर टाइम वापस मिल जाएगा बेनिफिट। आई थिंक अगर उसको टू सम इट मैं ये कहूँगा कि ये बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ग्रोथ एंड ये जो सारी इसकी स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस थी जो कि काफ़ी मैसिव परफॉर्मेंस थी इन द लास्ट आई थिंक 2020 से 2022 तक का पीरियड देखें तो अब ये क्योंकि एक्विजिशन में भी गए हैं तो ये कंसोलिडेट कर रहा है और गोइंग फॉरवर्ड इट विल कंटिन्यू। और इसका जो इन्वेस्टमेंट केस है वो वैसे ही है जैसे पहले था। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो हमारे कौन से सेक्टर्स गुड होंगे? तो क्या ये रिफाइनरीज वगैरह अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है जब क्रूड जो है वो ऊपर जा रहा हो? रिफाइनरीज के जो मार्जिन है वो थोड़ा वेरी करते हैं। अब जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो थोड़ा टेम्परेरीली या इनिशियल पीरियड में तो रिफाइनरीज को अपनी इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेंट्री गेन आ जाएगा, मगर जो एक्चुअल जो रिफाइनरी के मार्जिन है वो डिटरमिन होते हैं फिनिश प्रोडक्ट की इंटरनेशनल प्राइसेस से और क्रूड प्राइसेस से, जिसका जो डेल्टा जो इन दोनों का बनता है जिसपे मार्जिन कहते हैं रिफाइनिंग मार्जिन। तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है ये
गिवन नहीं है कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये मार्जिन एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि एंड प्रोडक्ट की डिमांड भी मैटर करती है। अगर लेट्स से एंड प्रोडक्ट की डिमांड आपकी ग्रो नहीं कर रही है, एंड प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, तो आपके मार्जिन स्क्वीज भी हो सकते हैं। बट इनिशियल पीरियड में इनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, जो कि इन्वेंट्री गेन का मिलता है। सेम एज द केस विद ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिनके पास अगर इन्वेंट्री लेट से $80 इक्विवेलेंट इन्वेंट्री पड़ी है और $90 हो जाता है, तो वो $10 की इक्विवेलेंट जो भी प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है लोकल प्राइस को, वो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। बट वो थोड़ा ब्रीफ होता है, शॉर्ट लिव्ड होगा मेरे ख्याल से। जो एक्सप्लोरेशन सेक्टर है वो सही बेनिफिट करेगा इससे। क्लियर बेनिफिशियरी अगर देखें ऑयल प्राइसेस इम्प्रूवमेंट का, तो वो एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, जिसमें आपके OGDCL, PPL, माड़ी पेट्रोलियम है मेन। उसकी वजह ये है कि इनके जो रेवेन्यूज़ है वो डायरेक्ट ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड है। और सेकंड फैक्टर जो होता है वो आता है डॉलर प्राइसेस। तो डॉलर अगर हमारा रुपी भी डिप्रिशिएट करते हैं साइमल्टेनियसली, तो उसका डबल बेनिफिट इन कंपनीज को रिसीव होगा। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन जो कि ऐसे ही मुझे अभी याद आया पूछना, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी कोई एडवाइस होगी, हाउ दे कैन बिकम टुमारोज मुबशर ज़ुबैरी। देखिए, इसमें ये एडवाइस मैं तो करूँगा कि जो भी अगर फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स तो एक जगह बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा जो है वो जो आपकी जनरल जो इकोनॉमी है उसमें अप टू डेट रहें। डिफरेंट कंपनीज हैं उनमें क्या हो रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें क्या हो रहा है, उन सेक्टर्स की डेवलपमेंट में अप टू डेट रहें, ताकि वो जो है अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट बनाना, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का या एसेट एलोकेशन का, तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सेक्टोरल फैक्टर्स, और इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, जो कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी लेवल पे आउटसाइड ऑफ द फाइनेंशियल थ्योरी एंड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता। थैंक यू वेरी मच मुबशर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। Thank you for having me, and it was a pleasure to be a part of the podcast.